हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपके एग्जाम्स करीब आ रहे होंगे, हाफ ईयरली के भी, PT1 और प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2, इसके बाद फिर जो है आपका फाइनल एग्जाम्स। तो 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है अब, क्योंकि जो है अभी बस आपकी स्कूलिंग्स मोस्टली दो या 3 मंथ के बाद जो है आपका ऑफ हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए आपको लीव दे दिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाता है कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपको समझना है कि आपने काफ़ी कुछ रीडिंग्स ले लिया होगा, काफ़ी कुछ आपने पढ़ाई कर लिया होगा, लेकिन बिना एक अच्छा आंसर लिखे हुए, बिना एक बेहतर आंसर लिखे हुए आप मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। आपकी जो नॉलेज है, अगर उसको सही से आपने एग्जाम्स पेपर में नहीं दिखाया, नहीं शो किया, या अच्छे से आंसर नहीं लिखा, तो मे भी हो सकता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले जो है CBSE की वेबसाइट पे जा करके, सॉरी, आपको CBSE की वेबसाइट पे जा करके टॉपर्स की जो सीट है 2025 2024, इन सब की सीट को आपको एनालाइज करना चाहिए। एक बारी देखना चाहिए कि जो टॉपर्स होते हैं वो एक्चुअल में लिखते कैसे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मतलब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ में आंसर्स लिखते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर्स के बाद एग्जाम्पल्स नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी, इवन एग्जाम्पल्स आपको मालूम होता है फिर भी आप एग्जाम्पल नहीं दे पाते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आंसर्स में काफ़ी बारी लैक रहती हैं स्टूडेंट्स की, इसी वजह से उनके मार्क्स थोड़े से डिक्लाइन कम हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे सबसे पहले आपको आंसर शीट देखना चाहिए और टॉपर्स आंसर शीट देखना चाहिए। तो इसी सीरीज में सबसे पहले आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड की सीबीएसई की वेबसाइट पे एक टॉपर्स आंसर सीट पड़ी थी, इसी चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे, इसी चीज़ को समझेंगे कि क्या एक्चुअल में टॉपर्स किस तरीके से आंसर्स को लिखते हैं, चाहे वो MCQ फॉर्मेट वाले आंसर्स हों, 2 मार्क्स वाले आंसर्स हों, 3 मार्क्स वाले आंसर्स हों, या 5 मार्क्स वाले आंसर्स हों। सबसे पहले सेक्शन पेपर अभी चेंज हो चुका है। पेपर में क्या होता है कि अब जो पेपर आता है आपका, उसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, B, C और D। अब इस सिचुएशन पे ये देखा जाता है, सेक्शन A हिस्ट्री, सेक्शन B जो है ज्योग्राफी, सेक्शन C पॉलिटी, सेक्शन D जो है वो इकोनॉमिक्स होता है, और सारे जो है 20-20 मार्क्स के आते हैं ये। पहले क्या होता था, पहले ये सेक्शन नहीं डिवाइड होता था। पहले जो है सिंपल सा आपका दिया होता था कि 20 MCQ पहले आते थे, और उसके बाद फिर जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, फिर 5 मार्क्स के होते थे, 4 मार्क्स के केस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, फिर मैप होता था। इन इन्हीं सभी पार्ट को जो है इन्होंने सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्वेश्चन का ऑप्शन जो करेक्ट है वो लिखा गया। उसके बाद फिर जो करेक्ट ऑप्शंस में वर्डिंग लिखी गई थी उस वर्ड को भी लिखा गया है यहाँ पे, राइट। तो आप लोग भी इस तरह कोशिश करो आंसर्स लिखने की। कई बच्चे क्या रहते हैं कि वो सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं, ये चीज़ नहीं लिखते हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। एग्जामिनर्स क्या होते हैं कि ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर्स जो आपके अदर क्वेश्चंस चेक करेंगे ना, थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट उन पे जाता है। तो इस वजह से कोशिश ये करो कि आप ऑप्शंस भी लिखो, करेक्ट जो ऑप्शन है, और करेक्ट ऑप्शन के बाद जो आप वर्डिंग लिखी गई है उस पर्टिकुलर ऑप्शंस में, उस वर्डिंग को भी पूरा आपको लिखना चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी देखो सेम चीज लिखा गया पूरी वर्डिंग के साथ में। थर्ड क्वेश्चन में देखो लिबरलाइजेशन लिखा हुआ है ऑप्शन सी के साथ में। फोर्थ ऑप्शन में ये देखो बी, इसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर लिखा गया है। इस क्वेश्चन में बच्चे कई बार ये गलती करते हैं, मतलब थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं कि पूरा लिखने में, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब लिखना। और कभी कभी ये होता है कि बच्चे यहाँ पे नॉट हटा देते हैं, नॉट की जगह कुछ और लिख देते हैं, और ऑप्शन इनका कुछ मिसमैच रहता है, तो इस वजह से इसमें भी मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ नॉट रहेगा, या यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन पे जो है एग्जामिनर मार्क्स कट भी कर देते हैं, राइट। अगर अब क्योंकि इसमें आपने वर्डिंग जो है गलत लिखी रहती है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ऑप्शंस भी आपको लिखना चाहिए MCQ क्वेश्चन में। ऑप्शन के साथ में जो उस पर्टिकुलर ऑप्शन के सामने आंसर लिखा रहेगा, जो वर्डिंग लिखी रहेगी, उस वर्डिंग को भी आपको लिखना जरूरी होता है, राइट। इससे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है, क्लियर। फिर आता है सेक्शन बी।
सेक्शन बी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो ये जानना है कि सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, पहले होते थे, राइट। अभी जो है अभी अभी भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको मार्क्स मालूम रहेगा वहां पे क्वेश्चन के साइड में या क्वेश्चन के सामने जो है मार्क्स लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बात तो देखो किस तरीके से इन्होंने लिखा है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन इन्होंने 4 पॉइंट्स में आंसर लिखा है, और एक लाइन का देखो इन्होंने एक छोटा सा हेडिंग भी बना दिया है, फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल। यहाँ पे पूछा गया होगा कि एरिड सॉइल के फीचर्स क्या हैं, तो देखो इन्होंने 1 2 3 4 पॉइंट लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे ये 2 मार्क्स है, अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट लिखोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब क्या रहता है कि स्टूडेंट्स को क्या रहता है कि ज़्यादा चीज़ें मालूम रहती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी रहती है, तो वो सारे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। ये इससे मार्क्स आपके कट नहीं होते। अगर ऐसी सिचुएशन पे अगर मान लो ये इन चारों पॉइंट में कोई 2 पॉइंट की इंफॉर्मेशन गलत भी हो जाए, तब भी अगर 2 पॉइंट का जो ऑप्शंस है, जो 2 पॉइंट में लिखा गया है वो करेक्ट आपने लिखा है इंफॉर्मेशन, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ज़्यादा पॉइंट्स लिखने का जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आपने जो है कोई पॉइंट मिस कर दिया या कोई किसी पॉइंट का फैक्चुअल या जो आपका स्टैटिकल डाटा हुआ नहीं याद रह पाया उस समय, तो एग्जामिनर क्या रहता है, जो जो 2 पॉइंट आपने करेक्ट लिखा है उसी चीज़ को चेक कर लेते हैं, उसी चीज़ पे आपको मार्क्स भी मिल जाता है। तो इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। फिर देखते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन में भी इन्होंने ऐसे ही करा है। देखो 3 लिखा, इफेक्टिवनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये क्वेश्चन लगभग बोर्ड में पूछा ही जाता है, या तो कभी जो है ये फेडरलिज्म का क्वेश्चन है, सिविक्स का चैप्टर होगा, आप लोगों को मालूम भी होगा। अब देखो इन्होंने आंसर किस तरीके से लिखा है, एक सिंपल सी लाइन लिखी है, ये इंट्रोडक्शन फॉर्मेट में देख सकते हो आप। ये नॉर्मल सिंपल सा इंट्रो क्वेश्चन, ये लिखने से ये शो होता है, ये इफेक्टिवनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया आर। ये लाइन जो लिखी गई है, देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी लाइन लिखी गई, ये लाइन ये दिखाता है कि आपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है। सिंपल सा मतलब इसका यही होता है, और इससे बहुत ज़्यादा जो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है आपकी कॉपी को चेक करने को, बहुत ही पॉजिटिव रहता है। ये सब अगर आप ये सब चीज़ें अपने पेपर में लिखते हो तो आप लोगों को भी जो है इस तरीके की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अभी हाफ ईयरली होगा, फिर आपका प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2, जब ये सारे एग्जाम्स होंगे तो इन सारे एग्जाम्स में कोशिश करो कि आप लोग भी इसी तरीके से एमसीक्यू सोल्यूशन दो, और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, सोल्यूशन आंसर होते हैं, उनका भी आंसर इस तरीके से देने की कोशिश करो आप लोग। फिर देखो, अच्छा एक सबसे और बेहतरीन चीज आप लोग अगर देख पा रहे हो तो ये है कि इन्होंने अपने आंसर में देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट भी किया है, राइट। देखो कितनी अच्छी चीज है ये, जो हाईलाइट आप करते हो, जो लाइनर लगाते हो आप लोग आंसर्स में, वो ये दिखाता है कि जो है आपने आंसर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर्स की समझ आपको बहुत अच्छे तरीके से है, और इसी वजह से जो की टर्म्स हो गए उन की टर्म्स में आपने जो है हाईलाइट भी कर दिया है। तो एग्जामिनर जब आंसर कॉपी चेक करते हैं तो वो डायरेक्ट अगर लाइनर देखते हैं और वो की टर्म्स आपके आंसर्स में होता है तो फुल मार्क्स देते हुए निकल जाते हैं वो, राइट। उनको टाइम नहीं लगता ज़्यादा कॉपी चेक करने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि काफ़ी ज़्यादा आंसर सीट उनके पास रहती है चेक करने के लिए। तो इस वजह से वो जो अगर कोई बच्चा इस तरीके से लिखता है कि की टर्म्स हाईलाइट कर देता है, पॉइंटर में आंसर लिखता है, एक लाइन का इंट्रोडक्शन भी साइड में अगर दे दिया है, तो ये सब चीज़ें दिखाती है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, फुल मार्क्स देते हैं वो लोग। 24 ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स लिखा है, देखो इसमें भी। फिर यहाँ पे जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कभी ये पूछते हैं कि सर मैं कुछ वर्ड मिस कर देता हूँ, कुछ लाइनें मिस कर देता हूँ, क्या उसकी दोबारा लिखने से क्या मार्क्स कटता है। देखो यहाँ पे जो लिखा है इसका कोई भी मार्क्स नहीं कटता है, कोई मार्क्स नहीं कटता है, राइट। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी आंसर सीट जो है ना वो बहुत पॉजिटिवली जा रही हो,
एग्जामिनर के माइंड से, राइट। जैसे एमसीक्यू लिखा, अब एमसीक्यू में कोई ऑप्शंस लिख दे और करेक्ट ऑप्शन जो आंसर्स है वो ना लिखे, तो ये नेगेटिव माइंडसेट जो है राइज कर देता है एग्जामिनर के माइंड में। तो ये सब चीज़ें क्या, अगर आप स्टार्टिंग से लिखते हुए आ रहे हो और ये सब एक दो जगह अगर इस तरीके की मिस्टेक करते हो तो आपका इससे कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर दिया, लाइक आपने 10 प्लस से ज़्यादा या जो है 15 से ज़्यादा मिस्टेक कर दिया, तब फिर आपके मार्क्स कटने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। क्योंकि ये दिखाता है कि आप लिखते समय उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं थे, अब जल्द और एक बारी मिस्टेक कर दिया, 2 बारी मिस्टेक कर दिया, तो ये सो होता है कि आपने भी हो सकता है जल्दीबाजी में चीज़ें गलत कर दी हो, राइट। लेकिन अब 10 से 15 जगह भी ऐसे मिस्टेक करोगे तो ये होता है कि आप उस आंसर्स को लेकर के कॉन्फिडेंस थे ही नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ों से जो है बचने की कोशिश करो। बट अगर आपसे 1-2 जगह 3 जगह गलतियां हो जाती हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम हॉल के अंदर बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं इस छोटी सी मिस्टेक को लेकर, जबकि इसका कोई भी मार्क्स नहीं कटता है, राइट। तो आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर के अवेयर रहो। देखो सेक्शन डी आपका आता है कितना, सॉरी सेक्शन सी है ये, सेक्शन सी आपका आता है 3 मार्क्स का। देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से इन्होंने लिखा है। सबसे अच्छी चीज आप लोग को देखना चाहिए वो ये है, सारे क्वेश्चंस में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, सारे क्वेश्चन में, राइट। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट थ्रू द फॉलोइंग वेज। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर भी इंट्रोडक्शन दिया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आंसर को जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, अकाउंटेबल। सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूस करती है, तो उस तरीके के इन्होंने एक पॉइंट में बना करके लिखा ए, राइट। इसको वैसे यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता, जरूरी नहीं था ए पॉइंट लिखना, इसको यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता था। तो अब जाहिर सी बात है बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई किया था इस चीज़ को लेकर के, आंसर्स को लेकर के कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से इन्होंने जो है यहाँ से स्टार्ट किया। एक चीज़ आप लोग गेस करो, थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे देखो की टर्म्स में हाईलाइटेड नहीं है, आप देख सकते हो। इसलिए हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि अब जब 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप आते हो तो थोड़ा फिर टाइम का इश्यूज आने लगता है आपके पास। तो आपको एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आपको फिल कंप्लीट करने हैं, इसके साथ साथ टाइम को भी ध्यान में रखना है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज होता है कि ये बच्चा ये समझ गया होगा कि 3 मार्क्स लिखते समय ये चीज इसको आइडिया लग गया होगा उस समय कि जो है अभी क्या है कि आंसर्स को कंप्लीट करो, बाद में जो है टाइम मिलते ही हाईलाइट लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इन सब चीजों पे हाईलाइटर नहीं है, जबकि 2 मार्क्स में सभी जगह हाईलाइटर था, राइट। यहाँ कुछ कुछ जगह है, देखो ये रहा, एक वर्ड पे रहा, इन सब में नहीं है देखो, जबकि होना चाहिए था। ये है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना चाहिए, कितना बढ़िया तरीके से लिखा गया है ये। एक 2 लाइन का प्रॉपर इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रखनी है, बहुत सिंपल वर्डिंग रखनी है इसकी, जो क्वेश्चन से मैच करे, और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ये लिखे कि आगे क्या लिख रहे हो आप, और इंट्रोडक्शन ये भी आपका शो कर देना चाहिए कि आपको क्वेश्चन की समझ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो, सेक्युलरिज्म इज द वेरी आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कैन बी जस्टिफाइड बाय द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स, राइट। देखो फिर इसमें आते हैं इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, देखो पूरा पॉइंट 5 लाइन का 5 पॉइंटर होंगे इसमें, 1 2 3 प्रॉपर। देख 3 पॉइंट ऊपर थे, चौथा, पांचवा और दिए देखो कंक्लूजन, राइट। दिस सिग्निफाइज दैट द बेसिक आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म, राइट, परफेक्ट। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको इंट्रोडक्शन 2 लाइन का, 2 ही लाइन का, 1 लाइन का कंक्लूजन और 5 पॉइंट, बिल्कुल परफेक्ट आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इसके, राइट।
अब इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आप 4 पॉइंट्स लिखते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन अगर आप 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, अगर 7.8 पॉइंट में आपने 1-2 पॉइंट आउट ऑफ द आंसर्स अगर लिख दिया तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर उन सातों पॉइंट्स में 5 पॉइंट आपके मैच कर रहे हैं तो उस आंसर से, उस आंसर्स के, अगर आपने उस आंसर से इररिलेवेंट आपने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिया और आपने टोटल आंसर में 7 या 8 पॉइंट लिखे हैं, तो जो आपके 5 पॉइंट सबसे करेक्ट होंगे उस पे भी आपको मार्क्स मिल जाता है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप बहुत ज्यादा इररिलेवेंट मत लिखो, राइट, टू दी आंसर लिखो। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो बेसिक आइडिया में भी हो सकता है, कभी कभी ये होता है कि आपको 4 पॉइंट याद है लेकिन 5वां पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो अगर आप आंसर्स के आसपास अपनी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी उस टॉपिक को पढ़ते समय, वो अगर आप लिखते हो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें सोशल साइंस में हिंट होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का मौका मिलता है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो जो आपके ये होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, उनका आंसर कैसे देना चाहिए। जो केस बेस होते हैं उनका देखो 35(1), 35(2), 35(3), तीनों का आंसर देखो किस तरह। जो थर्ड वाला पॉइंट होता है ये 2 मार्क्स का होता है, ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का होता है। तो देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सिर्फ 2 लाइन का और सिर्फ पैराग्राफ से ही देख करके लिखना होता है। तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत होनी चाहिए। इसी तरह से प्रैक्टिस करो आप लोग हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड 1, 2 दोनों में। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट, इसके बाद फिर जो है 33 का 2 मार्क्स का होता है, तो इसका आंसर जो है इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, राइट। तो ये सब दिखाता है कि कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा आंसर लिखते समय स्टूडेंट्स को, कितने बेहतर तरीके से मैप को एग्जाम्स में जो आपका मैप होगा वो पॉलिटिकल मैप ही जनरली दिया जाता है। हिस्ट्री के लिए भी पॉलिटिकल मैप रहेगा, ज्योग्राफी के लिए भी पॉलिटिकल मैप रहेगा, एक ही मैप रहेगा, इसी में दोनों लोकेशन आपको फिल करनी होती है। तो देखो कितना अच्छे तरीके से, सबसे पहले एयरपोर्ट पूछा गया, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, दूसरा पूछा गया सी पोर्ट, पारादीप सी पोर्ट पूछा गया, और एक पूछा गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क पूछा गया जो कि बेंगलुरु में है, ये ज्योग्राफी का है, राइट। तो देखो किस तरीके से इन्होंने दिखाया है, देखो इंडेक्स बनाया प्रॉपर, इन्होंने सिंबल दिया और सिंबल दे करके देखो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके, कितना अच्छे तरीके से मेंशन किया है। पार्क का देखो डार्क सर्कल है, पार्क डार्क सर्कल नाम भी लिखा वहां पे। फिर जो है ये एयरपोर्ट का कुछ एरो इस तरह दिया, ये देखो एरो ये सिंपल है। सी पोर्ट पारादीप का इस तरीके से ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल यहाँ पे है, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कितना अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ने क्या करा था, प्रैक्टिस करा था इस एग्जाम को लेकर के। तो आप लोगों को भी इसी तरह ट्राई करना चाहिए थोड़ा सा लिखने का, क्योंकि इससे आप लोग यहाँ देख सकते हो, देखो ये सारा सिंबल के साथ में, ये सिंबल ये हो गया, फिर ये ट्रायंगल का सिंबल पारादीप पोर्ट हो गया, ये टेक्नोलॉजिकल पार्क हो गया, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैप को फिल करना चाहिए, राइट। और मैप में ही आपको यहाँ पे नाम लिखना चाहिए, जो आपका जो एग्जैक्ट आप लोकेट कर रहे हो उसका नाम भी यहीं लिखना चाहिए, राइट। आप जो है आंसर सीट में भी उसका आंसर लिख सकते हो, बट यहाँ पे आंसर लिखना काफी ज्यादा बेहतर रहता है। क्लियर है। ये बाकी ये हिस्ट्री का था, और ये मद्रास हिस्ट्री का 1927 में सेशन हुआ था और डांडी मार्च पूछा गया था। तो ये बी जो है ये ऑलरेडी पहले से मार्क रहेगा, ये ए जो है हिस्ट्री का जो होता है ए बी ऑलरेडी एग्जाम का जो मैप रहता है उसमें ऑलरेडी मार्क रहता है, राइट। आपको मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि ए बी में से कौन सा प्लेस है, वो कौन सा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा है, कौन सा प्लेस रहा होगा। जैसे इसमें डांडी में पूछा गया होगा कि जो है गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है कहाँ से स्टार्ट किया था, तो डांडी से तो यहाँ से साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी मार्च किया था इन्होंने। क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि कहाँ पे उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, तो डांडी में किया था, राइट। तो ये सब चीजें पूछा जाएगा। मद्रास 1927 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ पे हुआ था, वो मद्रास में हुआ था। तो बस इसी तरीके से आपको मैप को फिल करना होता है।
तो आप लोग भी कोशिश करो, जो आपका हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, इन सारे एग्जाम्स में आपको आंसर्स लिखने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। आपको जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ पीवाईक्यू लास्ट स्पेसिफिकली 2023 से लेकर के 2026 तक दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के जो पेपर्स आए हैं, उनके जो पीवाईक्यू उनको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो और दूसरा आंसर लिखने का तरीका आपको मालूम हो जाता है, और चैप्टर सिलेबस तो आप लोग कवर कर लिए होगे, बस इतना 3 चीज़ अगर आप लोग कर लोगे तो सोशल साइंस में आपको 80 आउट ऑफ 80 मिलने में कोई इश्यूज नहीं है। आप बाकी आप 100 आउट ऑफ 100 ईजिली कर सकते हो अगर आपके इंटरनल 20 मार्क्स अच्छे गए हैं तो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।